नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार ने अब आईडीबीआई बैंक के निजीकरण करने का ऐलान कर दिया है। सरकार और एलआईसी ने साथ में 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बता दें, इस वक्त एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक में 49.24% और सरकार के पास 45.48% हिस्सेदारी है। इसमें से सरकार 30.48% और एलआईसी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी, जो आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72% है। मौजूदा बाजार मूल्य पर सरकार और एलआईसी की 60.72% हिस्सेदारी का मूल्य करीब 27,800 करोड़ रुपए से अधिक होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 15 पैसे की गिरावट के साथ 82.32 रुपए पर बंद हुआ। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है जब रुपया दिन के अंत में 82 के पार रहा हो। बता दें, गुरुवार को पहली बार डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने 82 के स्तर को पार किया था। आज दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। आज गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात के आनंद स्टेशन के पास गाय से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे एक दिन पहले ही इससे भैंसों का झुंड टकरा गया था, जिसके कारण आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था और बाद में बदलना पड़ा था। हालांकि आज के हादसे में अधिक नुकसान नहीं बताया गया है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी और इसके साथ ही उन्होंने गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक में यात्रा की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक में मांड्या जिले में कई जगहों से होते हुई आगे बढ़ी। इस दौरान पूर्व पत्रकार व एक्टिविस्ट गौरी लंकेश का परिवार भी इस यात्रा में शामिल हुआ। सितंबर 2017 में गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस ने कहा है कि वो यात्रा देश में फैली नफरत के खिलाफ एक आगाज है। वहीं राहुल गांधी ने गौरी लंकेश के परिवार के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा है, गौरी सच के लिए खड़ी थी, गौरी साहस के लिए खड़ी थी, गौरी स्वतंत्रता के लिए खड़ी थी। मैं गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत बाकी लोगों के लिए खड़ा हूं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है, इसे कभी भी खामोश नहीं किया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने भारत में 2 भारत होने पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कल मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 रुपए के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। राहुल ने कहा कि एक भारत है जिसमें पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी, और दूसरा भारत है जिसमें अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी। राहुल ने कहा कि एक देश में ये 2 भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। उद्योगपति गौतम अडानी ने शुक्रवार को राजस्थान में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व से लेकर उनकी योजनाओं और दृष्टिकोण की जमकर तारीफ की। इस दौरान वो मंच पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ बैठे नजर आए और आपस में बातें करते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी के लगातार अडानी के हमलों का जिक्र करते हुए उनको घेरा। वहीं इस दौरान अडानी ने अगले 5 से 7 वर्षों में राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वादा किया, जिससे अडानी समूह राजस्थान के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बन गया है। वहीं समिट के दौरान अडानी ने गहलोत से पिछले कार्यकाल के दौरान अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि आपने कैसे तुरंत हमारा समर्थन किया था और अपने प्रशासन को जमीन, पानी के साथ साथ अन्य मंजूरियों को कम से कम समय में कराने का निर्देश दिया था। अडानी ने कहा कि उन्होंने इतनी तेज फैसले लेते हुए पहली बार देखा था। हमें केवल 36 महीनों में 1320 मेगावाट की कवाई सुपर थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी, जो भारत और अडानी समूह द्वारा बनाए गए किसी भी बिजली संयंत्र के लिए एक रिकॉर्ड है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर एकनाथ शिंदे गुट के दावे के बाद आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से कहा कि शिंदे गुट इसके लिए दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो और उनके साथ अन्य विधायकों ने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार उद्धव गुट ने 5 लाख से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के समर्थन वाला एक हलफनामा भी दाखिल किया है। ठाकरे गुट के वकील का कहना है कि अभी तक 2.5 लाख मिल चुके हैं, जबकि अन्य लगभग 3 लाख हलफनामों को मुंबई में सेना भवन में तैयार किया जा रहा है। इन सभी को अगले सप्ताह तक दर्ज किए जाने की योजना है, जबकि शिंदे गुट के साथ सिर्फ 1.6 लाख से अधिक का समर्थन बताया गया है।
वहीं ठाकरे गुट ने यह माना है कि उसके कई पदाधिकारियों ने वफादारी बदल ली है। ठाकरे गुट का कहना है कि उसके 29 में से 11 राज्य प्रभारी एकनाथ शिंदे के पास हैं। हालांकि इसके साथ ही दावा किया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसे 234 सदस्यों में से 160 का समर्थन प्राप्त है, जबकि इसमें से एकनाथ शिंदे के लिए 0 बताया गया है। तैयार की गई डेटा शीट में उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनके पास 54 शिवसेना विधायकों में से 14 का साथ है। इसके अलावा विधान परिषद के सभी 12 सदस्य, 19 लोकसभा सांसदों में से 7 और सभी 3 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना कर रहे हैं और उनकी अयोग्यता को लेकर याचिकाएं लंबित हैं। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। बता दें, केंद्रीय एजेंसी ने 23 सितंबर 2021 को रेलवे में कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई को एक एफआईआर में बदल दिया गया था। अमेरिका ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण भारत की यात्रा करते समय अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है और उन्हें जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। शुक्रवार को जारी एक नई ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के ट्रैवल एडवाइजरी लेवल को 1 से 4 के पैमाने पर घटाकर 2 कर दिया। बता दें, इससे पहले विदेश विभाग ने एक दिन पहले ही एक अलग एडवाइजरी में पाकिस्तान को लेवल 3 पर रखा था और अपने नागरिकों से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण अशांत प्रांतों की यात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। विदेश विभाग ने अपराध और आतंकवाद के कारण भारत को लेकर यह सतर्कता बढ़ाई है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बौद्ध धर्म संबंधी कार्यक्रम में मौजूद रहने से विवाद हो गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और मंत्री पर हमलावर हो गई है। यह कार्यक्रम 5 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी पर दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको लेकर समाज कल्याण मंत्री और सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने ही ट्वीट कर कहा था कि इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और इसमें करीब 10,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर जाति विहीन व छुआछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में हिंदुओं के देवताओं को न मानने की शपथ ली गई। बता दें, यह शपथ BR अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाते हुए ली थी। 22 शपथ में से ये एक थी। कार्यक्रम के वीडियो में दिख रहा है कि मंच से बोला जा रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और इसको वहां मौजूद हजारों की भीड़ हाथ उठाकर दोहरा रही है। इसके बाद विवाद हो गया है। बीजेपी के तमाम नेता इसे धर्म परिवर्तन बता रहे हैं। उसने इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बतौर मंत्री हटाने की मांग कर दी है। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के धार्मिक कार्यक्रम में शपथ दिलवाने वाले विवाद पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब अरविंद केजरीवाल के मंत्री लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो फिर चुनाव के दौरान मंदिरों में क्या दर्शाने के लिए जाते हो? क्या हिंदू धर्म इतना चुभता है आपकी आंखों में? इतनी नफरत क्यों? आदेश गुप्ता ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने के साथ ही मंत्री के लिए सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि इन्होंने नफरत फैलाकर और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अपमान है। आपके मंत्री दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री को तुरंत पार्टी से हटा देना चाहिए। हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने CNN न्यूज़ 18 को बताया, यह कार्यक्रम भारतीय बौद्ध समाज द्वारा आयोजित किया गया था। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। एक मंत्री के रूप में मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करता हूं। हम वही 22 शपथ ले रहे हैं जो बाबा साहेब ने ली थी।
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में अपमान सहा और आखिर में संकल्प किया कि मैं ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं बना रहूंगा जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, जिसमें कोई जन्म से ऊंच नीच है। इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने उन्हें करोड़ों रुपए देकर इस्लाम अपनाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उन्होंने संज्ञान लिया कि मैं भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, जहां लोग छुआछूत से दूर हो जाएं और मानवता को अपना धर्म माने। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं, सबकी आस्था की इज्जत करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब तो खुद संविधान में अधिकार देकर गए कि सभी को अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। बता दें, बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में 6 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इस दिन को अनुयायियों के बीच अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। उस कार्यक्रम में आम्बेडकर ने 22 शपथ ली थी, लेकिन उनमें से एक शपथ पर बीजेपी, आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठन ऐतराज करते हैं। उस शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और ना ही उनकी पूजा करने की शपथ ली जाती है। अगर कोई हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता है या उनकी पूजा से इनकार करता है तो दक्षिणपंथी संगठन उसे गैर हिंदू करार देते हैं। साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। भारत की ओर से ऑल्ट न्यूज के संपादक प्रतीक सिन्हा और सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर का नाम भी शांति के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दावेदारों में शामिल था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका है। ये पुरस्कार मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की को दिया गया है। वो उन राजनीतिक कैदियों में से एक हैं जो बेलारूस की जेल में बंद हैं। बियालियास्की को शुक्रवार को रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी ये संयुक्त रूप से 3 विजेताओं को दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी के जिला जज के विशेष अदालत ने शुक्रवार को फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले में 11 अक्टूबर को अदालत फिर से सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने पत्रकारों को बताया, अदालत ने कहा है कि इस मामले में कोई फैसला देने से पहले हमारी ओर से 2 सवाल हैं और इन सवालों पर हिंदू पक्ष अपना स्पष्टीकरण दे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पहला सवाल ये कि कथित रूप से जो शिवलिंग मिला है क्या वो इस केस का हिस्सा है या नहीं, और दूसरा ये कि वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अदालत कोई आयोग बना सकती है या नहीं। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अलावा राखी सिंह नाम की महिला ने भी विरोध किया था। सरकार ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित से अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा है। बता दें, सीजेआई ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं बेंच के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश ही सीजेआई बनते हैं। सीजेआई ललित की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पर जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक यानी 2 साल से कुछ अधिक समय के लिए सीजेआई हो जाएंगे। कर्नाटक में दशहरे वाले दिन भीड़ ने बीदर जिले में एक हेरिटेज मदरसे में कथित तौर पर घुसकर पूजा की और तोड़फोड़ की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह घटना 1460 के दशक में बीदर में बने महमूद गवाह मदरसे में दशहरा वाले दिन हुई। ये मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आता है। ये इमारत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल है। इस घटना से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन लोगों ने दावा किया है कि भीड़ ने मदरसे में पूजा के दौरान नारियल तोड़ा, जिससे मदरसे को नुकसान पहुंचा। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। बता दें, राज्य में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसे बीजेपी के ध्रुवीकरण की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उधर राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मीटिंग की और इधर नए बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हालियापुर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें कई गाड़ियां गिर गईं। कुछ लोग मामूली जख्मी हुए हैं। शुक्रवार सुबह से इस गड्ढे को भरने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें, पिछले दिनों बारिश की वजह से नए बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का कुछ हिस्सा धंस गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। सड़क धंसने से सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है। ये हादसा 83वें मील पर सुल्तानपुर के हलियापुर में हुआ। अचानक सड़क धंसने से उस समय लाइन से जितनी भी गाड़ियां वहां रफ्तार में थीं, वो इस गड्ढे में जा गिरी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बना है। गनीमत ये रही कि इस वजह से कोई मौत नहीं हुई। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं।
झारखंड के दुमका जिले में एक बार फिर जघन्य वारदात हुई है। इस वारदात में जरमुंडी इलाके की भलकी गांव के रहने वाली 22 साल की एक युवती को एक सिरफिरे आशिक ने जिंदा जला दिया। यह घटना शुक्रवार को हुई। पीड़ित युवती ने अभियुक्त की ओर से दिए गए शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अभियुक्त का नाम राजेश राउत है। बताया गया है कि युवती लगभग 70% झुलस गई है। युवती की हालत गंभीर है और उसे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरमुंडी इलाके के पुलिस अफसर शिवेंद्र ठाकुर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया वो पहले से ही शादीशुदा है। अमर उजाला के मुताबिक राजेश राउत शादीशुदा होने के बावजूद युवती पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इससे नाराज होकर राजेश ने इस वारदात को अंजाम दिया। बांग्लादेश के सिलहट में हो रहे महिला एशिया कप में आज पाकिस्तान ने भारत को 13 रनों से हरा दिया। मैच के आखिर में भारतीय टीम को 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत की टीम ऐसा नहीं कर सकी। बता दें, भारत को जीत के लिए 138 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 124 रन बनाकर ही आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 26 रन ऋचा घोष ने बनाए। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान की टीम अपना पिछला मैच थाईलैंड से हार चुकी थी, लेकिन आज उसने भारत को हरा दिया। हालांकि इस मैच में हार जाने के बाद भी भारत की महिला टीम 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। पाकिस्तान के पास भी इतने ही अंक हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।